अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है मेरे बच्चों आप लोगों? अच्छा जी, ऑनलाइन वालों ज़रा कंफर्म कर दो। अच्छा जी सर, आज हमारी कौन सी भी क्लास है? थर्ड क्लास है। अच्छा नहीं लगेगा ऐसे बोलते हुए, हम रखते हैं क्लास 3 है आज। हाँ जी, मैंने कल एक होमवर्क फ्लोट किया था। किया 4 MCQs दिए थे, 5 MCQs मैंने कर लिए थे। कितने लोगों ने नहीं किए? सच बताना, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, वैसे ही पूछ रहा हूँ कितने लोगों तक पहुँच गया था? जी सबने किए पक्का? बस एक बच्चे ने सच बोला, बाकी चलो खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वैल्यू इन यूज़ को, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को। ज़रा सा रिपीट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सर किसी भी एसेट को अगर आज आप बेचने जाएंगे तो वो रेट जिस पे मार्केट पार्टिसिपेंट इसको ख़रीदेगा वो क्या है हमारा फेयर वैल्यू है। ठीक है जी। फिर हमने डिस्कस किया था वैल्यू इन यूज़। वैल्यू इन यूज़ इज़ दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट एंड फ्रॉम द अल्टीमेट डिस्पोजल ऑफ द एसेट। याद आ रहा है? अच्छा जी, सिर्फ चीज़ों को रिकॉल करने के लिए एक छोटा सा मैं सवाल देता हूं आपको। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है सामने, या नहीं हो रही है ना शो? मैं तभी तो बोल रहा था। अब आ रही है? क्वेश्चन नंबर 2 और 4 बता दें होमवर्क का, अभी बता देते हैं। अच्छा पहले हम 2-3 सवाल करते हैं, फिर होमवर्क के हम सारे सवाल कर लेते हैं। ठीक है, MCQs थे ये। सवाल हमने देख लिया था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 3। ये नहीं देखा था? ये देख लिया था ना? अच्छा, एक छोटा सा सवाल ताकि हम वार्म अप हो जाएं और फिर आज हमने जो है वो उसको कनेक्ट करना है आज के एरिया से। ठीक है जी। सर अज्यूम करते हैं हमारे पास एक एसेट है जिसकी कैरिंग अमाउंट है 500 रुपये। ठीक है जी। सर हमारे पास इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये है जनाब 450 रुपये, और हमारे पास इसकी रिमेनिंग लाइफ 3 साल है। ठीक है जी। और सर हमारे पास इसके कैश फ्लोज 1, 2 और 3। सर हमारे पास एक्सपेक्टेड इनफ्लोज हैं 200 रुपये, 200 रुपये और 200 रुपये। एग्जाम में अगर ये तीनों एक साथ लिख के दे रहे हो, लिख दे 200 रुपये पर ईयर, तो परेशान तो नहीं हो जाओगे ना? अच्छा जी। फिर आउटफ्लोज 50 रुपये, 50 रुपये और 50 रुपये। एग्जाम में एक साथ लिख के दे दे 50 रुपीज़ पर ईयर, तो परेशान तो नहीं जाओगे? वेरी गुड जी। एंड में क्या करेंगे? इस एसेट को हम डिस्पोज करेंगे। तो डिस्पोज करोगे तो प्यारे भाई हमारे पास आएगी डिस्पोजल वैल्यू। डिस्पोजल वैल्यू हम अज्यूम करें कि हमारे पास आएगी 100 रुपये की, लेकिन एंड पे इसको डिस्पोज करने जाएंगे ना तो हमें कमीशन पे करना पड़ेगा। तो हम इस 100 रुपये में से भी क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट टू सेल। ऐसा तो इसका मतलब है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अभी बेचने जाओ तो ये मिले, 3 साल बाद बेचने जाओ तो भी आपने क्या लेना है? डिस्पोजल वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब बताओ सर मेरे पास डिस्काउंट रेट है सर 10%। मुझे बताएं ये एसेट इम्पेयर्ड है या नहीं है? शाबाश। यही सिखाना है बेटा आज हमने। इम्पेयर्ड है 50 है, 67 है, 47 है, कितने? वेरी गुड। एक बंदा कह रहा है मुझे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। मैंने आपको सिंपल ये बताया कि एक एसेट है 500 रुपये का, उसको अभी बेचने जाएं 450 रुपये में बिकेगा, 3 साल चलाएं तो ये कैश फ्लोज आएंगे, एंड में उसको हम बेचने जाएंगे तो कितने का बिक जाएगा? 100 रुपये का, लेकिन 20 रुपये का खर्चा करने के बाद। ठीक है जी।
कितने की इम्पेयरमेंट आ रही है भाई ऑनलाइन वालों? मैं कराऊं? आउटफ्लो किस फॉर्म में है, मतलब कैश फॉर्म में है ना? हाँ देखते हैं मेरे बच्चों, मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ, प्लीज़ बोर्ड पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मुझे बताएं मेरे पास कैरिंग अमाउंट कितना है? 500 रुपये, और मुझे रिकवरेबल अमाउंट चाहिए। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और एक मेरे पास वैल्यू इन यूज़ होनी चाहिए। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 450। वैल्यू इन यूज़ मुझे निकालनी है अभी। वैल्यू इन यूज़ के लिए उसने आपको दिए हैं 3 साल के कैश फ्लोज। उससे अगर हम इस एसेट को चलाएंगे ना तो हमारे जेब में कैश आएगा कितने का? सर 200 पर ईयर, ऐसा। अगर हम इस एसेट को चलाएंगे तो हमारी जेब से कैश जाएगा कितने? 50 रुपये पर ईयर, और एंड में हम इस एसेट को क्या करेंगे? बेच देंगे। पता है कितने का बिकेगा ये? 80 रुपये का बिकेगा, तो 100 का, लेकिन 20 रुपये का हमें क्या पे करना पड़ेगा? कमीशन वगैरह पे करना पड़ेगा। तो नेट हमारे पास कितने रुपए आएंगे? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन सब को नेट करता हूं क्या आता है सर? 150। ये 150 बचता है ना, ये भी 150 और ये 230। अब हम इसकी क्या निकाल लेते हैं? किस रेट से? क्या आता है सर ये? 45.5। ये ना, सॉरी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्या 4, फिर 123.9, ये 172.8। अब बताओ इन तीनों को एडअप करो, ये बन जाएगी वैल्यू इन यूज कितनी? 433.1। तो भैया ये 50 रुपए का इम्पेयरमेंट किसका आ रहा था? आना भी चाहिए। अब बताओ इन दोनों में से लोअर कौन सा है? 433। हायर कौन सा है? 450। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों ने वैल्यू इन यूज को रख के इम्पेयरमेंट निकाल ली? हर जगह वैल्यू इन यूज नहीं आएगा, कुछ सवालों में फेयर वैल्यू भी बड़ी हो सकती है जी। अब बताएं क्या आ रहा है? 50 का इम्पेयरमेंट, ऐसा है बेटा। डेप्रिसिएशन पे मैं जवाब दूंगा, अभी रुक जाओ। कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? ये आसान सवाल था। आओ मैं तुम्हें एक सवाल और दूं, और ये अगर सवाल तुम लोगों से सॉल्व हो गया तो इसका मतलब हमने स्टेप 1 क्रॉस कर लिया, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन? पंचायत हायर होगी वो ही आएगी, बिल्कुल। देखो क्लास में राउंड ऑफ कर लेना, पेपर में 2 डेसिमल से जरूर लेना, ठीक है जी। पेपर में 1 से 2 डेसिमल जरूर लेना, बड़े हम आगे दोस्त। चलो जी, सवाल दे रहा हूं तुम्हें थोड़ा सा लेंदी, लेकिन सवाल है बहुत आसान। मैं इसको रीड करूं?
अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी के पास 2 प्लांट्स हैं, दोनों की मिला के इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी या अलग अलग? अलग अलग, ठीक है जी, आपके लेवल पर अलग अलग इम्पेयरमेंट टेस्टिंग है, ठीक है जी। अच्छा अब ये क्या कह रहा है भैया, ये कौन सी नई चीज़ आ गई है भाई? ये कह रहा है प्यारे भाई, डोमिनेंट फर्टिलाइजर्स हैज़ 2 प्लांट्स, ठीक है जी। डोमिनेंट फर्टिलाइजर्स कौन है? एक कंपनी है जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ बोथ प्लांट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 years। तो वैल्यू इन यूज कितने सालों में निकलेगा? 3 सालों में। सर वेयर द इन्फ्लो डिक्रीजिंग, आ रहा है बेटा, सारी चीज़ें आ रही है मेरा बच्चा, सारी चीज़ें आ रही है। अख्तर 2 मिनट रुक जाओ। अख्तर जी, कैसे डेसिमल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बच्चा कह रहे डेसिमल कैसे होता है? ये होता है बेटा डेसिमल, ये जो इसके आगे 1 डिजिट आ रहा है ना, आप 1 की जगह पेपर में कम से कम 2 डिजिट तक ले जाइएगा, इसको डेसिमल बोलते हैं आजकल। हाँ जी, हमारे पास 2 प्लांट्स हैं और दोनों की लाइफ कितनी है? 3-3 साल। ये रिटर्न डाउन वैल्यूज़ क्या होती हैं? फेयर वैल्यू तो हमें पता है, रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है? वेरी गुड सर, कैरिंग अमाउंट को रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं 31 दिसंबर 2012 पे दोनों प्लांट्स की रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि कैरिंग अमाउंट, दोनों प्लांट्स की फेयर वैल्यू और दोनों प्लांट्स का कॉस्ट टू सेल, ये सामने हमारे पड़ा हुआ है। फिर वो कह रहा है जी नेक्स्ट 3 years तक प्लांट 1 पे हर साल एनुअल इनफ्लो कितना आएगा? 105। तो 3 साल होंगे तो 105 105 105। आउटफ्लोज कितने? 11 रुपए प्लांट 1 के, तो 11 11 11, और एंड में इस एसेट को हम क्या करेंगे? बेच देंगे। कितने में? 8 रुपए में, लेकिन 2 रुपए का खर्चा करने के बाद। तो नेट कितने का बिकेगा ये? 6 रुपए का। डिस्काउंट रेट कितना हमारे पास? 10%। वो कह रहा है दोनों प्लांट्स को इंडिविजुअली टेस्ट करें और बताएं कि इनमें से कौन सा इम्पेयर्ड है और कौन सा नहीं है, या दोनों इम्पेयर्ड हैं या दोनों इम्पेयर्ड नहीं है। रिटर्न डाउन वैल्यू को बेटा उर्दू जुबान में कहते हैं कैरिंग अमाउंट। यार मुझे एक बात बताओ, आप लोगों की क्लास में बच्चे ऐसे तो नहीं है ना कि जो किसी टीचर का हैंड में एक हैंड आउट पकड़ा और असाइनमेंट पकड़ के जो है वो पेपर दे के पास हो गया, आ गया एंटर होगा? हैं? पढ़कर आ रहे हो ना प्रॉपर्ली? नहीं, वाकई असाइनमेंट पकड़ा हैंड में? अल्लाह माफ़ करे यार। नहीं तो मैथ्स की बात नहीं कर रहा मैं, मैथ्स आपको इतना मसला भी नहीं कर रही है। इंट्रो एग्जाम्ट है। दाऊद शायद कमाल का टीचर है भाई, तो बड़ी मेहनत की ये चीज़ बनाने में। जी बेटा मैंने बोल दिया, अगर आप चेक करोगे तो लास्ट अटेम्प्ट के लेक्चर चलना शुरू भी हो गए। जी कराऊं मैं इस सवाल को? प्लांट 1 इम्पेयर्ड नहीं है, प्लांट 2 इम्पेयर्ड है। अच्छा चलो आओ करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। प्लांट 1 को देखते हैं सबसे पहले। आइसोलेशन, प्लांट 1 की कैरिंग अमाउंट या रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? सर प्लांट 1 220 रुपए की रिटर्न डाउन वैल्यू। भाई बहुत सारे बच्चे जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, अल्लाह के वास्ते वो कल का लेक्चर एटलीस्ट देख के क्लास ज्वाइन करें, ठीक है जी। सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट, सर उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए मुझे चाहिए वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दी हुई सर, बिल्कुल ऊपर ऊपर ही दी हुई है। 210 माइनस 7 कितने? 213 203, ये मैंने यहाँ डाल दिया सर 203। अब मुझे क्या निकालना है? वैल्यू इन यूज़। वैल्यू इन यूज़ के लिए मुझे दिए हुए 3 साल। इन 3 सालों में मेरे पास सर इनफ्लोज
कितने के सर? इनफ्लोज 105 पर ईयर, एनुअल लिखा है ना तो पर ईयर है। और आउटफ्लोज कितने? 11 और एंड में ये एसेट बिक जाएगा, डिस्पोजल हो जाएगी इसके एंड में। कितने में? 8 - 2, 8 रुपए का तो बिकेगा लेकिन 2 रुपए के खर्चे के बाद सर हमारे पास जेब में आएंगे 6 रुपए, ऐसा? तो बस यही हमारे साथ टोटल कैश फ्लो जो इस एसेट से हासिल होंगे। कितने? 94 और 100। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं किस रेट से? 10% से। कितना? 85। ठीक है, बस इतनी इज्जत देते हैं इसको, ज़्यादा नहीं। ठीक है, फिर और ये इन तीनों को अगर मैं ऐडअप करूं मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू इन यूज कितना बेटा? 238। अच्छा, बोर्ड पे देखिएगा, ये आ गई 238। इनमें से बड़ा कौन सा? वैल्यू इन यूज। एसेट इम्पेयर्ड नहीं। अच्छा, ग्रुप पे एक बच्चे ने पूछा था कि ये जो ज्यादा आ रहा है रिकवरेबल अमाउंट, ये 18 रुपए, ये कहां जाएगा? ये कहीं नहीं जाएगा, ये इंपेयरमेंट टेस्टिंग है। अगर इंपेयरमेंट होगी तो हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे हम इसको एज इट इज। ठीक है जी, आपको कोई गेन वेन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज कैसी लगानी है? क्या मतलब परसेंट कैसे लगाना है? ऐसे होती है 94 डिवाइडेड बाय 1 + 10% रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा भी 94 है, 94 डिवाइडेड बाय 1 + 10% रेज़ टू द पावर 2। फिर हमारे पास है 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 1 + 10% रेज़ टू द पावर 3। देखो मेरी एक बात सुन लो, और इसको अभी हम ना एक उसूल बना लेते हैं। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि अगर आपने छुट्टी की है तो क्लास देख कर आ जाए, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्लास भी देखो और होमवर्क भी करके आओ, ऐसे नहीं आओ क्लास में। ठीक है जी, अदरवाइज अगर हम यही करते रहेंगे ना कि पिछली क्लास की चीज़ों को बार बार लेके चलते रहेंगे ना, ये कोर्स ही ख़त्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये पीआरसी का कोर्स नहीं है, दिमाग में रखना, ये थोड़ा सा पीआरसी के मुकाबले में 3 गुना बड़ा कोर्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपरेट ये करना है कि मैं अपने एंड का काम करूँगा रोज़ के रोज़, आप अपने एंड का काम रोज़ करके आएंगे। मैंने आपको पहले कल एक बात बताई थी कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह चलोगे, मैं आपको ये कमिटमेंट दे रहा हूँ, फेल नहीं होगी। लेकिन चलोगे तो ना यार, मैं खींच के नहीं लेके जा सकता तुम्हें। ठीक है ना, मैं तुम्हें चीज़ें दे सकता हूँ कि भाई ये सॉल्व कर लो, ये होमवर्क है, करना आपने खुद है मेरे भाई। मैं आपको साथ में अपने ड्रैग नहीं कर सकता। मेरी मिसाल ऐसी है कि यार आपको मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, नहीं कर सकता आपके साथ। पहले ये होता था कि टीचर आपको अलाउ करता रहा तो आप ICAP में एग्जाम देने जाते थे। हमने तो उस दौर में CA किया। पहले आपको टीचर का एग्जाम पास करना होता था, टीचर फिर ICAP को बताता था कि जी ये फिट है बच्चा, आप इसका एग्जाम ले सकते हो। तो हम तो टीचर के जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, गिट्टों में बैठे हुए होते थे। उसका जो दिल करे पढ़ा दो, उसको कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं होता था। लेकिन उस दौर में रिजल्ट फिर अच्छा आता था। क्यों? डर लगा होता था लोगों को, यार नहीं पढ़ेगा तो यही रोक देगा, ICAP में जाने ही नहीं देगा। इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस वक्त हम आपको सिर्फ क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, बेटा ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो। मैं इतना आपको बता चुका हूँ, जो दवाई दे रहा हूँ ना, उस दवाई से बीमारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दवाई तुम्हारे मुंह में ठूस नहीं सकता मैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा, करना खुद है तुमने। ठीक है जी, ये मेरी रिक्वेस्ट है प्यारे भाई। ठीक है, अब बताया जी, ये आ गया मेरे पास प्लांट 1 का हिसाब किताब। क्या प्लांट 1 इम्पेयर्ड है? नहीं। अब हम जा रहे हैं किस पे? प्लांट 2 पे। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, प्लांट 2 का हम क्या करें? प्लांट 2 की भी रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कैरिंग अमाउंट है कितने की सर? 160। फिर सर मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट, ये जो रिकवरेबल अमाउंट है
ये कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। क्या है जी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितने की है? जाएँ अगर सवाल में तो सर 150 रुपये की फेयर वैल्यू है, 4 रुपये की कॉस्ट टू सेल है। कितने आ गए? 140, यही है सर, ये आ गया 146। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मेरे पास वैल्यू इन यूज ये निकालनी पड़ेगी मुझे किस तरीके से? पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। इनफ्लोज कितने कितने बेटा? 55। अच्छा, इस सवाल में सबने देख लिया था ना 55 था। आउटफ्लोज कितने? 5 5 और 5। फिर डिस्पोजल, एंड में हमने इस एसेट को बेचा है। बेचा है कितने में बेचा है मेरे भाई? सर 3 रुपए में बेचा है, 1 रुपए का खर्चा करने के बाद। तो कितने का बेचा? ये 2 रुपए का। तो बताएं सर मेरे पास कैश फ्लोज कितने आ रहे हैं? 50 50 और 52। प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से? 10% से। कितना? वही सर 45.4 या 4। फिर 41.3। अच्छा, ये डिस्काउंटिंग करना आती है ना भाई? एक बच्चे ने ईमानदारी से पूछ लिया, मैंने बता दिया उसको। बाकी लोगों को आती है ना डिस्काउंटिंग करना जी। 52 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज़ टू पावर 3 कितने? 39 पॉइंट, बस 39 ही रहने दो, 1 कर लो। चलो क्या आ रहा है सर अब? ये मिला जुला के वैल्यू इन यूज कितनी? 125 125.8। मुझे बताओ दोनों में से हायर कौन सा है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और सर इसमें इंपेयरमेंट कितने की आ रही है? 14 रुपए की इंपेयरमेंट आ रही है, ऐसा है? मुझे बताओ कितने लोगों ने क्लास में ये सवाल तरीके से कर लिया था? ये सवाल आपके पास पेपर्स का क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये आपके पास पेपर्स का क्वेश्चन है। अगर हो रहा है तो इसका मतलब है आप ट्रैक पर हो, ठीक है जी। सॉरी, ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ये FAR 2 के पास पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये टॉपिक पहले FAR 2 में होता था, अब इसको ज़मीन पे उतारा गया। ये कॉपी कर लें यार। बता रहा हूँ बेटा, सारी चीज़ें बता रहा हूँ इफ्तिखार, आज ही के दिन के लिए हमने रखी हुई सारी चीज़ें। आज तुम लोगों का रिजल्ट भी था क्या? PRC का रिजल्ट था आज पेपर है, शुरू हो रहा है आज से। ये कितने दिन चलेगा? अगले 5 दिन। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कल मुझे मैसेज किया था, मैं समझा रिजल्ट है, मैंने खोल के देखा भी नहीं। PRC लिखा हुआ आ रहा था, मैंने समझा शायद रिजल्ट होगा। रिजल्ट वाले दिन मैं कभी क्लास नहीं रखता, हालत ख़राब होती है बच्चे की, उसकी मैं सोचने की कैपेसिटी ही नहीं होती है, हैं? किधर गया भाई? हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई नहीं करते क्वेश्चन का। अबे पहला दिन है तुम लोगों का, वहाँ 2 लड़के लग गए, आप मलीर में रहते हैं, दूसरा उसको कह रहे हैं नहीं मैं मुल्तान में रहता हूँ, ठीक है ना। अब मैंने ग्रुप खोला, मैंने कहा ये बकवासियात चलती रहेंगी, मैं कल क्लास में जाके इनको ज़रा सा डंडा करूँगा कि यार इंसान के पुत्र बनो, ये घर के एड्रेस बाहर दे देना कहीं पर, ये पर्सनल चैट में जाके दे दो। हाँ बेटा, कॉस्ट टू सेल हर जगह जहाँ एसेट डिस्पोज हो रहा होगा सब जगह अप्लाई होगा। अच्छा जी, बड़े एक स्टेप आगे, तैयार हो? भाई ये सवाल अगर आपसे हो गया ना, जो ऊपर आपने किया था, तो हमने पहला स्टेप इंपेयरमेंट का कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हमने 4 स्टेप में इसको कंप्लीट करना है। आसान चीज़, मैंने इसमें कोई मुश्किल चीज़, लेकिन इसमें भी मनूस फंसते जाके पेपर में। ये भी सवाल अगर आ जाए ना, इसमें भी फंस जाएंगे।
आप अंदाज़ा लगा लो कि ये कौन सी जो है वो नस्ल चढ़ रही है आगे सर। ये सवाल जो कि बिल्कुल बेसिक सवाल है, ये भी सॉल्व नहीं हो रहा होता। यकीन करो एग्जामिनर ने सवाल दिया कि कैरिंग अमाउंट है 50, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 70 और वैल्यू इन यूज़ है 75। क्या ये एसेट इम्पेयर्ड है? लोगों ने लिखा इम्पेयर्ड है 25 रुपये से। इसके बाद वो यकीन करो अपने कमेंट्स में गालियां नहीं देता, बहुत शरीफ आदमी है, नहीं तो इस पे बंदा लिखे कि यार अंधे हो तुम लोग। अगर ये एसेट इम्पेयर्ड है तो फिर, लेकिन है, मैं आपको ऑनेस्टली फैक्ट बता रहा हूं, लोगों के FAR 1 के पेपर में 8 नंबर भी आए, और ऐसा नहीं कि वो बच्चे ने क्लासेस नहीं ली हैं, प्रॉपर्ली रजिस्टर बनाया है, लेकिन बस रजिस्टर बनाया है, खाली जो सर ने बोर्ड पे लिखा लिख दिया उसने, तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं की घर जाके कुछ भी। कितने नंबर आए? 8। और मैं अपनी क्लास की आपको हाल बता रहा हूं। अब सवाल का फॉर्मेट में चेंज करता रहूँगा, आपने चीज़ें जो है वो याद रखनी है। शाबाशी। माम मेरा बच्चा, मैंने अभी भी तुम्हें बोला डेप्रिसिएशन है, कैश फ्लो नहीं है। रुक जाओ, मैंने डेप्रिसिएशन पे बात करनी है अभी, ठीक है। इन पॉइंट नंबर 6 ट्रांजैक्शन टैक्सेस क्या होता है? आप जब कोई चीज़ बेचने जाते हो ना, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, टैक्स देना पड़ता है, ड्यूटीज़ देनी पड़ती है, ये सारी आपने क्या करनी है, कॉस्ट टू सेल में इंक्लूड करनी है, ठीक है जी। जी मेरा बच्चा, इम्पेयरमेंट में भी यही हो, नहीं एक्सक्लूड नहीं करेंगे बेटा, ट्रांजैक्शन टैक्सेस एक्सक्लूड नहीं करेंगे। ये हमारी कॉस्ट टू सेल है। जी, कुछ लोगों ने 83,000 की इम्पेयरमेंट निकाली है। 83 पक्का? चलो जरा इसको सर देखते हैं। सर ये कह रहा है कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीनरी इज 6.5 लाख, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 3 years। एनुअल वर्ड देख लेना, एनुअल का मतलब होता है सालाना। 3 लाख रुपए आपको मिलेंगे और 1,26,000 आपकी जेब से जाएंगे, ठीक है जी। और 3 साल तक ये किस्सा चलता रहेगा, हर साल 3-3 लाख मिलेंगे, हर साल 1,26,000 का कैश आपकी जेब से जाएगा। फिर वो कह रहे हैं मशीन को हम एंड पे बेच देंगे, कितने में? 2,25,920 में, और इसको बेचते हुए हमारी जेब से 32,000 रुपए की कॉस्ट भी इनकर होगी। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट टू सेल, ऐसा। फिर द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल विच इंक्लूड्स ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन अमाउंट इतना, द फेयर वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट 5,90,000। और अगर इसको मैं आज बेचने जाऊं, आज तो ये कितने रुपए की कॉस्ट देगा मुझे? ये भी एक कॉस्ट टू सेल है। इसमें दोनों में फर्क क्या है?
सर ये एंड पे है और ये आ जाए, ऐसा। अब मुझे बताओ डिस्काउंट रेट कितना है जी? 11%, ऐसा। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना, 6,50,000, मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट नहीं है, मुझे कैलकुलेट करना है फेयर वैल्यू, पता कितनी है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है पता है? सर मेरे पास फेयर वैल्यू है 5,90,000 माइनस 36,000, ऐसा है। क्या आ रहा है सर ये? कितना? 554। यार मेरे प्यारे बच्चों ये समझ आ रही है चीज़ें? ये आ गया सर मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब मुझे क्या निकालना है जी? वैल्यू इन यूज़। वैल्यू इन यूज़ के लिए मुझे क्या निकालना है जी? कैश फ्लोज। यहाँ निकाल लूँ, ईयर 1, 2 और 3। इनफ्लोज कितने? 3 लाख। 3 लाख पर एनम। ए मोमिन मुसलमानों, ये बात समझ आ रही है? आउटफ्लोज कितने? एंड में ये एसेट हम कितने का बेच पाएंगे? कितने का बेटा? सर हम ये बेच पाएंगे 225 920 का, लेकिन इसके बाद हमारे पास डिस्पोजल कॉस्ट भी आएगी। अच्छा चाहो तो दोनों को ऐसे दिखा दो, डिस्पोजल वैल्यू और डिस्पोजल कॉस्ट। 225,950 और 920, एंड देन आप चाहो तो दोनों को नेट करके एक नंबर दिखा दो, एक ही बात है। अब बताओ जी हमारे एनुअल कैश फ्लोज का क्या हिसाब किताब है सर? सर 174 इधर भी, 174 इधर भी, और 367,920, एंड देन हमें इसकी क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू। किस रेट से? 11% से। मेरे प्यारे बच्चों 11% निकालो, इसका क्या आ रहा है? 156 757 कर दूं? ये 222 और ये 019, पक्का? अब इन तीनों को ऐड कर लो, कितना आ रहा है? 566। तो मैं इसको 567,000 कर दूं? 1 रुपए के लिए क्या जलील होना। ऐसा ही है, ये मैं लेकर यहां पर रिकवरेबल अमाउंट से पहले वैल्यू इन यूज। मुझे बताएं कितना है वैल्यू इन यूज? 567,000। मुझे बताएं इन दोनों में से हायर अमाउंट कौन सी है? सर मेरे पास हायर अमाउंट है 567,000, ये रिकवरेबल अमाउंट बन गई। और क्या नजर आ रहा है सर? मेरे पास 83,000 का इम्पेयरमेंट लॉस है। अच्छा कुछ बच्चों ने काम बिल्कुल सही कर लिया, बस एंड पे आके गलती ये कर दी कि 554 ले गए यहाँ पे और कहा जी इम्पेयरमेंट लॉस है 96,000 का। सारे काम के बाद एंड उसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। आओ बेटा प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखें। मुझे एक बात बताओ मनुष्य, तुम लोग का क्यूटी का पेपर कैसे पास हो गया हैं? बगैर प्रेजेंट वैल्यू निकाले तुम लोग का क्यूटी का पेपर पास हो गया हैं? यहां देख लो वगैरह, नवंबर में मेरा क्यूटी का पेपर है। यहां देख लो जी, ये 1,74,000 है। ये कब मिलना है मुझे? 1 साल बाद। ठीक है, कब मिलना है? तो सीधी सी बात
जो पैसे मिलेंगे उस वक्त टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें महंगी हो चुकी होंगी, रुपए की कीमत, रुपए की कदर कम हो चुकी होगी। तो 1,74,000 रुपए जो 1 साल बाद मिल रहे हैं, आज अगर मैं उसकी वैल्यू निकालूं तो वो कम निकलेगी। यानी अगर मैं आपसे कहूं प्यारे भाई 1,74,000 1 साल बाद चाहिए, आज चाहिए, आप कहोगे आज चाहिए, क्यों? वो 1 साल बाद उसकी वो वर्थ नहीं होगी। तो हम ये चाहते हैं कि ये मालूम कर लें कि 1,74,000 जो 1 साल बाद मिलने वाले हैं उसकी आज के हिसाब में क्या वर्थ है। तो क्या निकालने हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू। हमने कल इसको डिस्कस किया सर डिटेल में। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम इसको डिस्काउंट करते हैं 1 प्लस 11% रेज़ टू पावर 1। ये रेज़ टू पावर 1 का क्या मतलब है? 1 साल आगे। अब बताएं सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने क्या आ रहा है? 156,756.7। अब बच्चा कह रहा है मुझे राउंड ऑफ करने में भी मसला हो रहा है। ये बेटा डेसिमल के आगे जो डिजिट है ना, ये अगर 5 से बड़ा है तो आप इसको, ये वाले डिजिट को बढ़ा दें, क्या कर दें, 7 कर दें। ऐसा डन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम जनाब। क्लास में एक पे भी ना जाओ। मेरा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को सिखाना है। ये राउंडिंग ऑफ के मसले जो है ना, वो इसमें अगर पढ़े रहोगे ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप अक्सर व बेशतर कभी नमाज़ पढ़ने जाएं तो आपको वज़ू खाने में एक आध बंदा ऐसा नज़र आएगा, जब वो वज़ू करके उठेगा ना उसके पूरे कपड़े भीगे हुए होंगे, वो नहाया हुआ होगा। ऐसा नफ्सियाती इंसान देखा, वो क्या करेगा, ऐसे हाथ धोएगा, ऐसे धोएगा, ऐसे धोएगा, फिर नलके के नीचे लेके जाएगा। इन नफ्सियाती लोगों को एक बीमारी होती है, ठीक है, ये OCD की एक फॉर्म है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उनको ये यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उनकी कौनी धुल गई है। उनका बस नहीं चलता कि वो जाके दरिया में डुबकी लगाएं, कौनी चेक करें कि धुली है नहीं धुली है। आप यकीन करें, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। वो धोएगा, उसको बैठ के यूं करेगा, भाई अल्लाह के वास्ते पीछे लाइन लगी हुई है, ठीक है जी। और कुछ लोग होते हैं वो इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं कि जब वो सवाल करने बैठते हैं ना, वो कहते हैं यार मैं क्यों राउंड ऑफ करूं, मैं तो इसको लेके जाऊंगा 6 डिजिट तक। फिर सवाल जब करके आता है ना पेपर में, तो 20 नंबर पेपर में छूट गए होते हैं। फिर आप उस 6 डेसिमल को जो है ना वो पेपर में जहां आपने डालने फ़ायदा नहीं है कुछ। तो मैं आपको इसलिए कहूँगा, देखो इन फजूलियात से ना दूर रहो, ठीक है। परफेक्शन हासिल करने की कोशिश नहीं करो। एक और बीमारी मैं आपको बताता हूँ, आप में अभी क्रीप अप होगी। वो बीमारी ये है कि जी आपके पास एक ब्लू पेन होगा, एक लाल पेन होगा, एक पिंक कलर का पेन होगा, ठीक है जी, एक ब्लैक कलर का मार्कर होगा, एक स्केल होगा, आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये प्रोफेशन में आप बहुत पीछे रह जाओगे अगर आप इस तरह के मसलों में फंसे रहोगे। एक सादा बॉल पेन लो और उसी से काम करने की आदत डालो। आपके पास एक कैलकुलेटर, एक पेन और एक रजिस्टर के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ये मेरी रिक्वेस्ट है, इस स्टेज के ऊपर ना इन चीज़ों से बाहर आ जाओ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको बचपन में जो 4 रहने वाले टीचरों से जो है ना वो अकाउंटिंग पढ़ी होती है। मैं किसी टीचर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन बाज़ औक़ात तो टीचर ना बच्चे के अंदर सोचने की सलाहियत किसी और डायरेक्शन में ले जाता है। मैंने पहली क्लास में एक चीज़ लिखा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। यकीन करो बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया, सर अलाउंस अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, इट शुड बी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैंने कहा बेटा तुम जिसको बता रहे हो ना उसने पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ा है, तुम मुझे ये नहीं बताओ। बोला नहीं सर, हमारे टीचर ने कहा अलाउंस और एक्यूमुलेशन में फ़र्क है। मैंने कहा उसको जाके बोलो ये फ़र्क जो है ना, मैंने उसको क्या मैं भी बोलूँ। तो भाई अल्लाह के वास्ते इन चीज़ों से बाहर आ जाओ, ठीक है जी। अलाउंस हो, बाज़ औक़ात तो लोग लिखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओ भाई आप पेपर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करना, प्लांट क्रेडिट कर देना। एग्जामिनर नहीं काटता इस चीज़ के नंबर। वो कहता है डेप्रिसिएशन बुक किया है ना बच्चे ने, डायरेक्ट प्लांट क्रेडिट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई कैप का एग्जामिनर इन चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अच्छा, फिर एक दूसरे एक्सट्रीम के लोग भी होते हैं, वो पेपर के बाद मैसेज करते हैं सर पूरा पेपर कर लिया, क्वेश्चन नंबर कहीं पे भी नहीं डाला। इतने लापरवाह भी नहीं होना, ठीक है ना। बेर मिनिमम आप क्वेश्चन नंबर एक जगह डाल दें ताकि एग्जामिनर को ढूंढने में आसानी हो कि यहाँ से अगला सवाल शुरू हो गया, ठीक है जी।
अब आइंदा के बाद ये राउंडिंग ऑफ का मसला आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, इसके अंदर कोई पंचायत नहीं करनी हमने। अलाउंस हो, प्रोविजन हो, डेप्रिसिएशन हो, पीपी हो, फिक्स्ड एसेट्स हो, नॉन करंट एसेट्स हो, फ्रोजन एसेट्स हो, कोई भी नाम हो, आपने टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है जी, डे 1 पे हम अपने मामलात बिल्कुल सीधे कर लेते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े हम दोस्त। आप यकीन करें, हमारे जो यहाँ लोग हैं ना, मज़हब में भी, जो आप नमाज़ पढ़ने जाएं कभी, मैं ओमान गया और ओमान में मैं रात को पहुंचा था, तो मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने दोस्त के साथ निकल गया। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है भाई उधर। तो मैं मस्जिद में गया तो बड़ा बड़ा बार जो है वो लिखा हुआ है, सारे सहाबा के नाम लिखे हुए। मैं अंदर घुसा तो मौलाना साहब हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ रहे थे। अच्छा, मैं समझा ये अहले तशरीफ़ भाइयों की मस्जिद है। फिर मैंने अपने दोस्त को देखा, वो जवान नमाज़ पढ़ रहा है, वो भी हाथ खोल के नमाज़ पढ़ रहा है। मैंने कहा यार इसका तो नाम भी मोहम्मद उमर है। मैं कंफ्यूज, ठीक है ना। मैंने हाथ बांध के नमाज़ पढ़ ली, ठीक है ना। अब नमाज ख़त्म हुई, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ये यहाँ का क्या हिसाब किताब है, ये सुन्नियों की मस्जिद है, शियाओं की मस्जिद है, क्या है ये भाई, ये पता तो चले। उसने कहा भाई ये इमाम मालिक के मानने वाले, इमाम मालिक मदीना के रहने वाले थे और इमाम मालिक हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते थे। ठीक है जी, और मदीने में अल्लाह के नबी के दौर के बाद बहुत सारा टाइम जो है वो लोगों ने हाथ खोल के नमाज़ पढ़ी है। उन्होंने अल्लाह के नबी को हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हुए देखा होगा। हम दुबई गए जी, दुबई में हमने कहा ये क्या है भाई, उन्होंने कहा भाई ये इमाम शाफई के मानने वाले हैं, अहले हदीस भी ऐसी नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है जी, हम पाकिस्तान में ऐसे नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है जी, फिर मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि यार कई 3-4 तरीके हैं नमाज़ पढ़ने के। अब यकीन करें हमारी उम्मत इसी में गरक है कि हाथ इधर बांधें उधर बांधें, हाथ खोल के नमाज़ पढ़, और नमाज़ पढ़ ले भाई, मेन चीज़ वो है। तो मैं आपको कहूँगा अपनी पूरी ज़िंदगी में भी अल्लाह के वास्ते ये जो साइड लाइंस है ना, इसमें नहीं पढ़ना। जो प्राइम चीज़ है उसको फोकस करना और आगे बढ़ते रहना। ये चीज़ तुम्हें ना डिस्ट्रैक्ट नहीं करे। ठीक है जी, इस चीज़ में नहीं पढ़ना। राउंडिंग ऑफ का मसला आ गया, अब मैं क्या करूँ, इसको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करूँ। भाई यकीन करो लोगों को ये मसला होता है, कॉपी ऐसे करके रखूँ या ऐसे करके रखूँ, इससे बाहर आ जाओ। ठीक है जी, अब इसमें हम कभी बहस नहीं करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ो। एक और सवाल आपको दे रहा हूं सर मैं। अच्छा, हम प्रैक्टिस करेंगे ठीक ठाक, हाँ, किसी को मसला तो नहीं है ना कि। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, वैल्यू न्यूज़ की डेफिनेशन बताओ मुझे दोबारा, वैल्यू न्यूज़ की। अच्छा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ, मुझे बताओ मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं। वैल्यू न्यूज़ इज दी present value of all cash flows from the use and ultimate disposal of asset। ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, बड़ा क्लियरली सीधा सीधा लिखा हुआ आ रहा है, कैश फ्लोज। क्या लिखा हुआ आ रहा है? कैश फ्लोज। ये दिमाग में रखना। बताएं, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है या नहीं? और मनुष्य उसके आगे लिखते हो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है नहीं है? लेकिन क्या डेप्रिसिएशन कैश में पे होता है? आपने एक एसेट खरीदा, क्या हर साल जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करते हो वो कैश में पे करते हो? नहीं। तो इसका मतलब है अगर सवाल में कहीं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नाम की चीज आई है तो आप उसको क्या करोगे? इग्नोर करोगे। क्या करोगे? क्योंकि ये कैश फ्लो नहीं है। बताओ हम वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में क्या लेंगे? कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज। कोई नॉन कैश एक्सपेंस नाम की चीज यहां पर नहीं आएगी। फिर रिपीट कर दूं, ये डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जिसके अगेंस्ट कंपनी ने कैश नहीं पे करना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैश एक्सपेंस है नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सैलरी एक्सपेंस कैश एक्सपेंस है या नहीं? हाँ सर, सैलरी कैश में देते हम, ऐसा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, कैश एक्सपेंस है। तो सर है कि आपने कैश फ्लोज लेने, क्या लेने वैल्यू न्यूज के अंदर?
कैश फ्लोज लेने। तो अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नाम की कोई चीज़ आ गई तो आपने उसको क्या करना है, इग्नोर करना है, उसको इंक्लूड नहीं करना है, उसको आउटफ्लो के तौर पे नहीं दिखाना, ऐसा है, नोट करो उसको। और अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं सर, शाबाश। वैल्यू न्यूज की डेफिनेशन में फ्यूचर आएगा? हाँ सर, ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। चले जी सर, फेयरवेल लेस कॉस्ट टू सेल, उसका कोई हेड या नाम है? बस यही नाम है भाई इसका। चलो जी, आओ जरा एक सवाल और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलो जी, हमारी क्लास है कितने बजे तक? 11 बजे तक है, 12 बजे तक है। अच्छा जी, बोर्ड में देखिएगा दोस्त, इसमें आपने इम्पेयरमेंट नहीं निकालनी, इसमें आपने क्या निकालना है, वैल्यू न्यूज़ निकालनी है, ठीक है। वो कह रहे ABC लिमिटेड इज कैलकुलेटिंग द वैल्यू न्यूज़ ऑफ अ प्लांट एट 31 दिसंबर 2023, डिटेल्स ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर एज अंडर। हाँ जी, लाइफ कितनी है एसेट की? सेल्स कैश में होती है आमतौर पे, यस सर। मटेरियल, ये क्या है जी? आप ये सेल किस चीज की है? सुनो, आप एक प्लांट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हो, प्लांट का काम क्या है? गुड्स प्रोड्यूस करना, तो ये सेल किसकी है? ये गुड्स की है। लेकिन क्या गुड्स फूंक मारने से बनते हैं? नहीं सर, खर्चा करना पड़ता है। तो मैं कह रहा हूं जी, प्लांट से मुझे सेल्स मिलेगी, ये क्या? सेल्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ऐसा। लेकिन सर ये नीचे क्या है फिर? हाँ जी, गुड्स कैसे बनेंगी? मटेरियल का खर्चा आएगा। गुड्स कैसे बनेंगी? लेबर का खर्चा आएगा। गुड्स कैसे बनेंगी? ये क्या होते हैं? ओवरहेड्स क्या होते हैं? सर फैक्ट्री के अंदर जो बाकी खर्चे हो रहे हैं वो आ गए। फिर आ रहा है डेप्रिसिएशन। ये भी आप खुद सोचें कि आपने वैल्यू न्यूज़ में लेना है या नहीं लेना। सर मुझे वैल्यू न्यूज़ निकाल के देने, शाबाश। हाँ, डिस्काउंट रेट बेटा इसमें मैंने मिस कर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी। डिस्काउंट रेट 10% है, ठीक है जी। ओवरहेड्स बता दें, मैं चर्च पीने चला गया था। ओवरहेड्स का मतलब है वो सारे खर्चे जो मटेरियल और लेबर के अलावा है, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, फ्यूल का खर्चा, ठीक है जी। अच्छा, ये मैं प्यार से बोलता हूँ भाई, तुम लोगों ये भंगी वंगी और ये सारी चीज़ें, इससे बुरा नहीं मानना, ठीक है जी। किस चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू है? इनकम या एक्सपेंसेस की या कैश फ्लोज की? कैश फ्लोज की। ये किस चीज़ की सेल जा रही है? ये प्लांट की सेल है या गुड्स की सेल है? तो क्या गुड्स फूंक मार के बनते हैं, हवा में बनते हैं, दम पड़ के बनते हैं? नहीं सर, मटेरियल डालना पड़ता है, लेबर डालना पड़ता है, सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं, ऐसा। तो सेल्स भी होंगी, खर्चे भी आएंगे, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं इसको सॉल्व करवाने जाऊं तो वैल्यू न्यूज़ निकालने के लिए 4 साल का डाटा, इसमें मेरे पास सबसे पहले सेल्स कितनी? 500, 450, फिर जी 420, 300 हैं। ये सेल्स को पॉसिबल बनाने के लिए हमने मटेरियल लगाया 100, 90, 84, 84 यानी 84। बहुत सारे लोगों को 30 के आगे उर्दू में गिनती नहीं आती है। 60 लेबर, 62,
ये सब जगह कांस्टेंट है। अच्छा, फिर ओवरहेड्स का मतलब होता है वो सारे खर्चे जो मटेरियल लेबर के अलावा लगे, ठीक है जी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, फ्यूल का खर्चा, रेंट का खर्चा, ठीक है जी। कितना बाबू? 50, 42 और 30। फिर मेरे बच्चों एंड पे इस एसेट को हम बेचेंगे, डेप्रिसिएशन लें? नहीं सर। अब बताओ एंड पे अगर हम इसको बेचेंगे तो डिस्पोजल वैल्यू कितनी होगी? सर 240 तो होगी, लेकिन 24 का खर्चा भी आएगा बेचने पे। तो आप चाहो तो 240 अलग 24 अलग दिखा दो, आप चाहो तो नेट करके दिखा दो कितने, 216। ऐसा क्या आ रही है? कितना बेटा? 250। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस दफ़ा भी डिस्काउंटिंग आपको करके दिखा दूं या आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो? अब इतने माशाल्लाह तेज़ हो गए हो हैं, या ऐसे करके दिखाता जाऊं? 1 + 10% रेज़ टू द पावर 1, 1 + 10% रेज़ टू द पावर 2, 1 + 10% रेज़ टू द पावर 3 और 1 + 10% रेज़ टू द पावर 4। मुझे बताओ क्या क्या आ रही है वैल्यूज़? 261.8। ये पूरे 209। कोई बंदा कंफर्म भी कर दे जाओ कि सही है ये। कितना बेटा? आप बताओ। वैल्यू इन यूज कितना? यार एक बात बताओ, इस एसेट में इम्पेयरमेंट कितना है? ये किसी का बाप भी नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे पास ना कैरिंग अमाउंट है, ना हमारे पास बाकी कोई चीज़ है, तो हम कुछ भी नहीं बता सकते। ऐसा, ये बात समझ आती है? अब बताओ क्या चीज़ एक्सक्लूड करोगे वैल्यू न्यूज़ की कैलकुलेशन में? डेप्रिसिएशन। ऐसा है? अच्छा जी, आओ मेरे बच्चों आगे जाते हैं। ये पहले कॉपी करना है तो कर लो। अच्छा, मैं जुम्मा, हफ्ता, इतवार ये 3 दिन क्लासेस नहीं रखूँगा, ठीक है, ताकि जो बच्चे पीआरसी के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो फारिग हो जाएं। तो मैं क्लास लूँगा, अभी ट्यूसडे हो गई ना, तो वेंसडे और थर्सडे में क्लास लूँगा, फ्राइडे सैटरडे में नहीं लूँगा। आमतौर पे हमारी वीक में 6 क्लासें होंगी, लेकिन इस वीक में 2 क्लासेस नहीं लूँगा, ताकि उनको हम थोड़ा सा टाइम दे दें और फिर वो ज्वाइन करके ये जो रिमेनिंग क्लासेस शुरू में हो चुकी हैं ये वो ले लें, इनिशियल क्लासेस, ठीक है। तो मंडे से फिर हम शुरू करेंगे उसको, ठीक है। हमारे पास टाइम बहुत है, ठीक है। बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, ये आंसर प्रेजेंट ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई बंदा इससे अलग फॉर्मेट प्रेजेंट करता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये मेरी प्रेजेंटेशन को स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई है, ठीक है। एक बंदा प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए टेबल ऐसे बनाने की जगह ऐसे बना सकता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये फॉर्मेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने 100% फॉलो करना है। मुझे कंफर्टेबल ऐसे लगता है, मैं ऐसे बनाता हूं, ठीक है। जहां पर आपको फॉर्मेट फॉलो करना होगा वहां मैं आपको रोकूंगा कि यार अब यहां अपनी रेडियोशारी नहीं करना, जैसे बना रहा हूं वैसे बनाना है, ठीक है। अभी आगे आएंगे नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो जैसे बनाऊंगा वैसे ही बनाने, ठीक है जी। टेबल बनाना जरूरी है एग्जाम में, नहीं आप कुछ ना बनाए, डायरेक्ट वैल्यू न्यूज लिख दें और कॉपी लेके एग्जामिनर के घर चले जाएं, उससे पूछे कि सर आप मुझसे मुंह से पूछ लेंगे ये कैसे आया है। वो अल्लाह के बंदो बताओगे ना यार, नहीं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे नहीं निकालना भाई, ये नहीं करना अल्लाह के वास्ते कि सारी चीजें कैलकुलेटर पे डाल दी और एग्जामिनर ने कहा कैलकुलेट वैल्यू न्यूज, आपने उसको कहा ये ले, ये नहीं होता भाई। उसने कहा एक बार एनी इम्पेयरमेंट इफ एनी, बच्चे ने नीचे लिख दिया नो इम्पेयरमेंट, ठीक है जी। अब हमने ऊपर सवाल किया ना, उसने कहा कि जी दोनों में से प्लांट कौन सा इम्पेयर्ड है। आपने पहले की इम्पेयरमेंट को छेड़ा ही नहीं, आपने डायरेक्ट लिख दिया इट सीम्स दैट देयर इज नो इम्पेयरमेंट।
तो इसका 1 नंबर भी नहीं देगा आपको। ठीक है जी, ये करके दिखाना है भाई। यार देखो, बेहतर है कि जितनी डिटेल में सवाल में इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, उतनी ही डिटेल में आपका जवाब भी होना चाहिए। यानी अगर ये आउटफ्लो के सारे कंपोनेंट्स अलग अलग दिए हुए ना, आप भी इसको अलग ही दिखाओ। ठीक है ना, मे भी उसने डेप्रिसिएशन छोड़ने का 1 नंबर रखा हो, और मे भी उससे मटेरियल दिखाने का 1 नंबर रखा हो, लेबर को दिखाने का 1 नंबर रखा हो, तो वो मिस हो जाएगा फिर। ठीक है ना, आगे बढ़े हम दोस्त। अच्छा जी, मुझे एक बात बताएं, गौर से सुनना, गौर से सुनना। मैं आपके सामने ना एक एसेट की इम्पेयरमेंट रख रहा हूँ, गौर से सुनना। हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? हम इम्पेयरमेंट पढ़ रहे हैं। और टू बी वेरी स्पेसिफिक और पिन पॉइंट अगर करूँ तो इम्पेयरमेंट में हम ज़्यादातर कैलकुलेशन किस चीज़ की देख रहे हैं? वैल्यू इन यूज़ की। आपको मैंने कहा वैल्यू इन यूज़ में सारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज लेने, लेकिन इग्नोर क्या करना है? ये पहली चीज़ हो गई। 7 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो इग्नोर करनी है। ठीक है, पहली चीज़ आपको क्या बता दी मैंने? डेप्रिसिएशन आपको कभी भी कैश फ्लोज में नहीं लेना, क्योंकि वो कैश फ्लो है ही नहीं, पक्का। अब एक चीज़ और सुनना, अच्छे तरीके से सुनना मेरे प्यारे भाई। सर, आप एक ऑडिटर हो, आप एक ऑडिटर हो। मैं आपको ना अभी थोड़ी देर में एक एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग चेक कराने आ रहा हूँ। मैं कौन हूँ? अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट कौन होता है? जो कंपनी का मुलाजिम होता है। ऑडिटर कौन होता है? जो कंपनी का हिसाब किताब चेक करने के लिए बाहर से आता है, जिसको शेयर होल्डर कहते हैं, ज़रा जाओ चेक करो कंपनी में काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है। मुझे बताओ, एंग्रो एक कंपनी है, एंग्रो कंपनी के फाइनेंशियल्स कौन देखता है? यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट कौन देखता है? एंग्रो के अकाउंटेंट्स देखते हैं। एंग्रो कंपनी का ऑडिट कौन करता है? KPMG करता है। एक ऑडिटर्स की फर्म है, वो जाके उसका हिसाब किताब चेक करती है। ठीक है, इस वक्त मैं एक अकाउंटेंट हूं। ठीक है जी, गौर सुनना, मैं कौन हूं? एक अकाउंटेंट हूं। आप कौन हो? ऑडिटर हो। अभी आप थोड़ी देर में आओगे, कहोगे इम्पेयरमेंट की वर्किंग दिखाओ, और मैं आपको इम्पेयरमेंट की वर्किंग अभी दिखाने वाला हूं। और देखें मैं आपके साथ क्या ड्रामा करने वाला हूं। मेरे पास एक एसेट है जिसकी कैरिंग अमाउंट है 1000 रुपये। कितने? फेयर वैल्यू इसकी ना होने के बराबर है, 0 है। क्यों? सर, एसेट इस कंडीशन में कि बाहर का कोई बंदा इसको खरीदेगा ही नहीं। हमने इसमें अपने घर में इतनी सारी ऑल्टरेशंस किए हैं कि बाहर ही किसी के काम का नहीं है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? वैल्यू न्यूज़। मैं कौन हूं? अकाउंटेंट। आप कौन है? ऑडिटर है। मैंने देखा जी इनफ्लोज, मैंने कहा अगर मैं ये गाड़ी है, एज्यूम करें ये मैं चलाऊं, तो मुझे पहले साल पैसे मिले 200, 100 और 50, या से 200, 100 और 70। ये 3 इनफ्लोज है जो मुझे मिलने वाले हैं इस गाड़ी को चला के उबर में। अच्छा, खर्चा भी आएगा। आउटफ्लोज 100, 60 और 40। हाँ जी, क्या आ रहा है मेरे बच्चों? 100, 40 और अब अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं ना, तो ये एसेट 100% इम्पेयर्ड है। क्यों? कैरिंग अमाउंट कितने का है? आप इन तीनों फिगर्स को जोड़ भी देंगे ना बगैर डिस्काउंटिंग के, तो भी 1000 नहीं बन रहे। तो इम्पेयरमेंट तो निकलनी ही निकलनी है। ये है क्या? किस एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है? एक गाड़ी की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है। हमने कहा गाड़ी 3 साल चल सकती है, उबर में चलाएंगे, ये कैश फ्लो हो जाएंगे। अब मैं बैठा हूं टेंशन में कि यार ये तो इम्पेयरमेंट आएगी ही आएगी, इसको तो अवॉइड नहीं किया जा सकता। इतने में आप नाजिल हुए। मैंने आपसे पूछा कि फाइनल हो गया तुम्हारा, सीए फाइनल हो गया? आपने कहा नहीं, अभी सीए फाइनल मैंने देना है। मैंने कहा अच्छा, इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड पढ़ा है तुमने? आपने कहा यार बस काम चलाऊ पढ़ा था, बस टाइम निकालने के लिए पढ़ लिया था, पेपर पास हो गया। मैंने कहा रुको, आओ तो मैं इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कराऊं। ये देखो, ये डाटा है हमारा एसेट का, गौर से सुनना। ये कितने साल चलेगा ये एसेट? 3 साल चलेगा। रुको, मैं तुम्हें बताता हूं, ये 3 साल नहीं चलेगा। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, मैं तुम्हें अपडेटेड डाटा देता हूं, अपडेटेड। भाई ये एसेट चलेगा 5 साल। आपने कहा कंडीशन तो नहीं लग रही है। मैंने कहा रुको, हम इंशाल्लाह तीसरे साल इसकी क्या करेंगे? ओवरहॉलिंग करेंगे।
हम तीसरे साल के एंड पे 200 रुपए का खर्चा करेंगे और इस गाड़ी में एक चिप डालेंगे, इसके बाद ये गाड़ी हवाई जहाज बन जाएगी। आप कह रहे हो यार ये कैसे होगा? मैंने कहा आप एक्सपर्ट हो? नहीं हो ना, ऑडिटर है ना भाई तू। मैं इसमें चिप लगा के बना दूंगा जहाज से, तुम मुझे चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों? तुम एक्सपर्ट नहीं हो। आपने कहा अच्छा जहाज बन के क्या होगा, ये तो खर्चा होगा ना। मैंने कहा नहीं, हम इस जहाज से लोगों को लेके जाएंगे चांद पर और मार्स पर, तो इससे हमें इनफ्लोज मिलेंगे। और यहां इनफ्लो आएगा 250 मिलियन का और इधर इनफ्लो आएगा 700 मिलियन का, ऐसा। और चूंकि चिप इतनी ज़बरदस्त होगी कि इसके लिए गाड़ी में एनर्जी डालने की ज़रूरत ही नहीं, कोई पेट्रोल नहीं डलेगा, ठीक है, बगैर पायलट के जाएगी ये। बस आपने इसको लोकेशन देनी है, ये सीधा पहुंच जाएगी। अब निकालो इसकी प्रेजेंट वैल्यू। आपने कहा यार ऐसे तो फिर कोई भी एसेट इम्पेयर्ड नहीं होगा। मैंने कहा हाँ, तुम्हें और क्या इम्पेयरमेंट लग रहा है, और कौन सा एसेट इम्पेयर्ड है? बंदे ने कहा चिलर इम्पेयर्ड लग रहा है। मैंने कहा बताता हूं, इसके अंदर भी एक चिप डलेगी, ठीक है ना। ये टाइम मशीन बन जाएगा, आप इसमें पास्ट में जा सकते हो और देख के आ सकते हो कि भाई क्या क्या हुआ पास्ट में। तो ये जो मुसलमानों में फिरके बने ये शायद ख़त्म हो जाए, तो ये इतना बड़ा एसेट है। आपने कहा इस पंखे का, इसमें भी कोई चिप डलेगी। तो आप मुझे जो एसेट बोले जा रहे हो, मैं उसके अंदर आपको कोई ना कोई टोपी ड्रामा करके ये कह रहा हूँ कि आगे ये होने लग जाएगा, इससे ये होने लग जाएगा। अब मुझे बताओ ऐसे कोई एसेट इम्पेयर्ड होगा? नहीं सर। वैल्यू न्यूज़ है क्या? फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर किसने देखा है? मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, ऐसा। आपने जाके अपने सीनियर को में कोई भी एसेट इम्पेयर्ड नहीं है, इसी पे आप बैठे ना, इसमें भी शायद चिप लगे और ये आपको उड़ाते हुए ले जाए सीधा जन्नत में है, वहाँ फरिश्तों के साथ आपको ज़रा घुमाए फिराए वापस ले आए। भाई ये तो पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, इसका इलाज क्या है? स्टैंडर्ड कहता है जब आप किसी एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे ना, तो आप ये सोचेंगे कि ये अपनी रिमेनिंग लाइफ में कभी भी ओवरहॉल नहीं होगा। हम क्या सोचेंगे कि ये अपनी फ्यूचर लाइफ में कभी भी ओवरहॉल नहीं होगा, इसी कंडीशन में ही चलते चलते मर जाएगा। लेकिन इस पर कोई बड़ा खर्चा करके हम इसकी सेहत को तब्दील, ये हमारी क्या होगी? अजम्पशन होगी। हम कोई फ्यूचर ओवरहॉलिंग नहीं लेंगे, यानी कि ये 200 रुपए का आउटफ्लो हम नहीं लेंगे, और इस ओवरहॉलिंग के नतीजे में जो एडिशनल इनफ्लोज आ रहे हैं वो भी नहीं लेंगे, ऐसा। अब बताओ जब भी एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करोगे और कोई तुम्हें कहे कि हम फ्यूचर में जो है वो इसमें एक चिप डाल के इस वॉशिंग मशीन को इंशाल्लाह ताला उड़ाना शुरू करेंगे और ये सीधा आपको यहाँ से छठे आसमान पे ले जाएगी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात करा के वापस ले आएगी, हैं जी, ये पॉसिबल है? नहीं है सर। तो सर आपने उसको इस तरह चैलेंज नहीं करना कि ये पॉसिबल, ठीक है। लेकिन मैं अब क्या करूंगा जनाब, जिस कंडीशन में एसेट है इसी कंडीशन में हम इसको देखेंगे। ये गाड़ी 3 साल में खत्म हो जाएगी, आप भले इसकी ओवरऑलिंग करके कल इसके अंदर जो है ना वो 50 चीजें डाल देना, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो ना फ्यूचर ओवरऑलिंग लेनी है, ना फ्यूचर ओवरऑलिंग के नतीजे में इनफ्लोज लेना, ऐसा। मैंने आपको 3 चीजें बता दी जो वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में नहीं लेनी। क्या नहीं लेनी? डेप्रिसिएशन को आउटफ्लो के तौर पे नहीं लेना। ओवरहॉलिंग, कौन सी ओवरहॉलिंग? जो फ्यूचर में जाके करोगे उसको नहीं लेना आपने, और उस ओवरहॉलिंग के नतीजे में एडिशनल इनफ्लोज जो आएंगे वो भी नहीं लेने। इसका मतलब यह है कि मैं इधर एक डायलॉग लिख रहा हूं, ठीक है जी। आउटफ्लोज रिलेटेड टू फ्यूचर ओवरहॉलिंग will be ignored। फिर additional inflows on account of future overhauling will also be
ठीक है जी, ये दो चीज़ें आपने वैल्यू न्यूज़ की कैलकुलेशन में इग्नोर करनी है। ऐसा प्रेजेंट में ओवरऑलिंग जो होगी तो बेटा एसेट की कॉस्ट में ऐड हो चुकी होगी ना। अभी एक दोबारा जाएगा सर फ्यूचर ओवरऑलिंग क्यों नहीं लेंगे, मैं साइड में जो है ना वो शराब की बोतल गर्म कर रहा था, ये दोबारा बता दें भाई। आप किसी भी एसेट को अगर ये अलाउ कर दोगे ना फ्यूचर ओवरहॉलिंग, तो कोई भी एसेट इम्पेयर्ड नहीं होगा। हर कंपनी आपको ये कहेगी कि फ्यूचर में इस एसेट पे हम खर्चा करेंगे और ये जो है ना वो तोप बन जाएगी, यहाँ से हम जो है वो डायरेक्ट इसराइल को उड़ा देंगे। ठीक है जी, तो इस तोप की वैल्यू जो है वो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में डिस्पोजल वैल्यू इसकी $300 बिलियन होगी। तो फिर तो कोई भी एसेट इम्पेयर्ड नहीं होगा। तो आप जिस एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, ये कब, इसकी मैं मिसाल दे रहा हूं, कब की वैसे इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं होती, इस कब की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहा हूं, तो इसको कब समझूं या मैं इसको कोई दूसरा एसेट समझूं? मैं ये कहूं कि सर इसमें इंशाल्लाह एक ऐसी तब्दीली करेंगे कि इसमें आप जो है ना वो कोई भी चीज़ डाले, ठीक है जी, ये आपको ऐसा पानी बना के दे देगा, अमृत होगा कि जिसको पीने के बाद आपकी उम्र 250 साल हो जाएगी। आप कहोगे नहीं भाई इसके अंदर चाय डालते हैं वो भी 15 मिनट बाद ठंडी हो जाती है। तो हम इसको कभी समझेंगे? फ्यूचर ओवरऑलिंग से एसेट की नेचर चेंज हो जाती है, वो आपने नहीं लेनी। अदरवाइज आप किसी भी एसेट को इंपेयर करने जाओगे, हर दफ़ा आपसे कंपनी क्या कहेगी, अकाउंटेंट क्या कहेगा, भाई हमारा प्लान है कि हम इसको फ्यूचर में जो है वो जहाज़ बना के उड़ाएंगे, भाई हमारा प्लान है हम इसको, एक बिल्डिंग है ख़त्म तरीन बिल्डिंग है, आपको उसने कहा हम इंशाल्लाह ताला इस पर 2 साल बाद खर्चा करेंगे और इसकी उम्र 100 साल और बढ़ जाएगी, तो 100 साल जो हमें रेंट मिलेगा वो भी आप डाल दें वैल्यू न्यूज़ में। नहीं, ना आपने ओवरऑलिंग लेनी है ना आपने रेंट लेना है। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम लोगों को एक होमवर्क दिया था, जल्दी से मुझे वो भेजो ज़रा सामने। उस होमवर्क में क्या ऐसी चीज़ थी जिससे तुम्हें डराया हुआ था? है किसी के पास इस वक्त? रुको ज़रा, मेरे पास है। नहीं लोगे आप अज्यूम करोगे बिल्डिंग गिर जाएगी तीसरे साल के एंड पे और हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। जब तीसरा साल आ जाए ना, आप उस पर खर्चा कर दो ना, तो आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर आप इसके अंदर एडिशनल वैल्यू न्यूज़ के अंदर इनफ्लोज ले लेना। कब लेना है इनफ्लोज और आउटफ्लोज? जब आप उसको कर दोगे, अभी नहीं। अदरवाइज तो हर बंदा बोलेगा भाई ये जो एसेट आप बिल्डिंग है हमारी, ये इंशाल्लाह 4,500 साल चलेगी, ये दज्जाल भी इसी में आएगा। ठीक है जी, इसका तो कोई एंड नहीं है ना फिर। यार वो पड़ा हुआ है किसी के पास सवाल? रुक जाओ, मैंने ग्रुप पे भेजा था ना कल। एक सेकंड, यहां पर होगा हमारे पास। ड्राइव की तरह नहीं, रुक जाओ, मैं ड्राइव पे चले जाते ना। दो हजार मैंने ये सवाल दिए थे मनूसों से, ये भी सॉल्व नहीं हुए हैं। हाँ भाई, इसमें बताओ स्पेसिफिकली किस इशू में मसला है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर दें। फर्नीचर परचेज्ड फॉर एन आउटलेट विच इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट 4 years गिविंग यूनिफॉर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स थ्रू आउट यूजफुल लाइफ इज। एक फर्नीचर आपने लिया है जो आपको बेनिफिट्स कैसे देगा, यूनिफॉर्म। यानी एक कुर्सी है भाई, ऐसे तो नहीं होगा कि तीसरे साल उसमें बाउंस कम हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसके बेनिफिट्स कैसे होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। आप मोटरसाइकिल लेते हो, पहले साल जैसे चलती है कि 4 साल बाद भी वैसे ही चलती है? नहीं। तो वहां पर आपने कौन सा मेथड यूज करना है डेप्रिसिएशन का? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्योंकि आप शुरू में बेनिफिट ज्यादा लोगे बाद में, लेकिन ये जो कुर्सी है इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे हैं? थ्रू आउट सेम ही रहेंगे। कुर्सी तो कुर्सी रहेगी भाई, ऐसा तो नहीं है कि कुर्सी थोड़े टाइम बाद आप बैठोगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको, नहीं, ऐसे ही रहेगा सर लगभग।
तो यहाँ कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है? अच्छा, ये कह रहे हैं फर्नीचर हमने परचेज किया है एक आउटलेट के लिए विच इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट 4 years गिविंग यूनिफॉर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है जी, थ्रू आउट यूजफुल लाइफ, इज एन एसेट नॉट टू बी डेप्रिशिएटेड। नहीं नहीं भाई, डेप्रिशिएट तो करना है इसको हमने। एन एसेट दैट शुड बी सब्जेक्ट टू स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन यूज करें डेप्रिसिएशन का मेथड, क्यों? क्योंकि सर इकोनॉमिक बेनिफिट यूनिफॉर्म आपको मिलने। फिर जी एन एसेट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, नहीं सर ये तो बिल्कुल भी नहीं। डिमिनिशिंग बैलेंस किन एसेट्स के लिए यूज होता है? जो शुरू में ज्यादा फायदा देते हैं बाद में कम फायदा देते हैं। शुड बी एक्सपेंस्ड आउट ऑन डे 1, नहीं नहीं ये तो सर 4 साल चलेगा एसेट, तो 4 साल आपको फायदा देगा तो उसको डे 1 पे एक्सपेंस आउट करना। आप यकीन करें ये एमसीक्यूज, ये ऐसी चीज़ है जो इंट्रो में बच्चा पढ़ कर आ रहा है ना, और उससे डेप्रिसिएशन मेथड पढ़े तो ये सवाल बनता ही नहीं था। लेकिन खैर मुझे ऐसा ऐसा अंदाज़ा हो रहा है। अब देखो, अगर मैं डे 1 से प्लान करके आता ना कि मैंने ये 90 क्लासों में कोर्स ख़त्म करना है, तबाह बर्बाद हो जाता मैं। अब नहीं भी नहीं, आपकी इस हालत को देखते हुए ना मुझे कम से कम 10 से 12 क्लासेस और ऐड करनी पड़ेंगी टोटल कोर्स, ठीक है जी, क्योंकि मैं बीमारों का इलाज नहीं कर रहा हूँ, लाशों को ज़िंदगी देनी है हमने, ठीक है जी। अच्छा जी, और कौन सा है सर? 3 भी बता दें सर, 3 भी बता दें सर। मुझे बताओ, मैंने आपको कहा था एक अकाउंटिंग है एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग कहते हैं अकाउंटिंग के रिजल्ट्स को आसान भाषा में एक्सप्लेन करना, ताकि एक ऐसा बंदा जिसको अकाउंटिंग नहीं आती उसको भी समझ आ जाए कि कंपनी में क्या हो रहा है। तो मैं लिखा जी सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग रिजल्ट्स टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल फॉर नॉन अकाउंटेंट्स, ठीक है जी, यही जवाब है सर इसका। और जी और कौन सा सवाल है? अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात बच्चे ने पूछी, फोर्स सेल्स वैल्यू क्या होती है, ये मैं बता देता हूँ। यार मुझे एक बात बताओ, एक बिल्डिंग है, अच्छे तरीके से इसको समझना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे मैं किसी सवाल में डाल के देने वाला था लेकिन अच्छा यही पूछ लिया। इस बिल्डिंग को अगर मैं मार्केट में बेचने जाऊं तो कैसे बिकेगी ये? एक ब्रोकर के पास में जाऊंगा, मैं ब्रोकर को कहूंगा यार ये बिल्डिंग है, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ। ब्रोकर कहेगा अच्छा सर रुक जाएं, कस्टमर्स आते जाएंगे, हम दिखाते जाएंगे और कोई 3-4 महीने में ये बिक जाएगी। मैंने कहा 3-4 महीने लगेंगे? उसने कहा हाँ सर, पकौड़े थोड़ी है कि किसी को पकड़ा दें और 5 रुपए ले लें, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बिकने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसका मतलब है सर फेयर वैल्यू जो ब्रोकर आपको बताएगा ना, ये फेयर वैल्यू हासिल करने के लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है जी, ये क्या करेगा, आपको टाइम लगेगा। अच्छा, ब्रोकर ने कहा सर ये बिक तो जाएगी 100 रुपए में ये बिल्डिंग, लेकिन सर 100 रुपए तक 100 रुपए वाला बायर ढूंढने में हमें लगेंगे कितने, 3 से 4 महीने। मैंने कहा अगर मैं इसको अभी के अभी बेचूं, उसने कहा अभी के अभी बेचूं? मैंने कहा हाँ। लोगों को बोलो मजबूरी है भाई, पैसा चाहिए इस बंदे को, अभी के अभी बेचना है। उसने कहा सर फिर आप ये 70 रुपए का बेच पाओगे बस। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। अच्छा, आपको स्टैंडर्ड ने क्या कहा, फोर्स सेल्स वैल्यू लेनी है या फेयर वैल्यू लेनी है? तो हमने फोर्स सेल्स वैल्यू अगर एग्जाम में दे भी ना, वो तो हमने क्या करना है इसको, तो फिर आपने पढ़ाया क्यों? एग्जाम में देता है वो कहता है जी फेयर वैल्यू इतनी है, और अगर हम इसको अभी के अभी मार्केट में पुश करने जाएं, फोर्स करने जाएं, तो हमें 70 रुपये मिलेंगे। एक बात बताओ, अगर आप यही बिल्डिंग लेके बैंक से लोन लेने जाओ और बैंक को कहो जी मुझे लोन चाहिए, तो बैंक आपको मैक्सिमम कितने का लोन देगा? एसेट गिरवी रख के आपको लोन देता है ना बैंक, 70 रुपये से ज़्यादा का लोन नहीं देगा आपको बैंक। बैंक कभी भी एसेट की फेयर वैल्यू को देख के लोन नहीं देता। क्या देख के लोन देता है? एफएसवी, फोर्स सेल्स वैल्यू देख के। आपके लेवल पर अगर फोर्स सेल्स वैल्यू आई, आपने क्या करना है? उसको इग्नोर करना है। ऐसा क्योंकि फोर्स सेल्स वैल्यू फेयर वैल्यू नहीं है, ये मजबूरी की फेयर वैल्यू है। और आपको मैं आज एक तंबीह कर रहा हूं, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपके पास जिंदगी में मुस्तकबिल में पैसा आया और आप किसी मजबूर आदमी को देखते हो कि वो अपना कोई एसेट बेच रहा है और वो आपके पास आता है कि यार ये गाड़ी है 2 लाख कम दे दे, लेकिन अभी के अभी दे दे, अल्लाह के वास्ते उसका उस वक्त मजबूरी में फ़ायदा नहीं उठाना। अल्लाह आपको किसी मजबूर वक्त में ऐसे निकाल लेगा कि आप हैरान हो जाओगे। ये मेरी आपको एक नसीहत है। लोग ऐसे लोग ढूंढ रहे होते हैं, यार बस कोई ऐसा बंदा मिल जाए ना कि वो जो सस्ते दामों में घर बेच दे, गाड़ी बेच दे। नहीं यार, ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है कि किसी मजबूर का आप फ़ायदा उठाओ।
ठीक है जी, मजबूर आए आपके पास यार गाड़ी खरीदने और आपको ज़रूरत भी हो, वो आपको कहे जी 2 लाख कम दे देना, आप उसको कहो नहीं यार 2 लाख तुम्हें तो कम दे दूंगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी में भी अल्लाह मुझे जलील कर देगा और आखिरत तो छोड़ ही दो, ऐसा है? अच्छा, और कोई सवाल है? पक्का भाई, और कोई सवाल? क्या ओवरहॉलिंग मेंटेनेंस होती है? नहीं, ओवरहॉलिंग का मतलब होता है एसेट को इतना निखार देना कि वो पीछे से यानी पिछले ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर हो जाए। ठीक है जी, ओवरहॉलिंग मेंटेनेंस नहीं है। कल मैं इस पर भी बात कर लूँगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।